गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से सॉल्यूशन पे आ गए हैं। काफ़ी टाइम लग चुका था, ये पुरानी वीडियो के बाद ये वीडियो बहुत टाइम बाद आया है, तो आधे से ज़्यादा लोग तो भूल ही चुके होंगे कि सॉल्यूशन की स्पेलिंग क्या होती है, लास्ट टॉपिक हम लोग क्या पढ़े थे, लास्ट सब कुछ भूल चुके होंगे। और जितना मैं जानता हूँ आज की जनरेशन को, तुम में से कोई एक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, क्योंकि सबको लग रहा है कि इग्नोर। तो चलते हैं, आज फिर से स्टार्ट करते हैं। और लास्ट टॉपिक जो मैंने पढ़ाया था वो था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो शायद किसी को याद होगा। तो उस पर एक प्रॉब्लम कराएंगे, उसके बाद आज सॉल्यूशन ख़त्म कर देंगे, ठीक है। वो हम किस स्पीड में करेंगे वो आप समझो। आप मेरे वीडियो को 0.5 की स्पीड में देख लेना, बट मैं भगा दूंगा आज, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और सबसे खास बात है कि आप सारे लोग सब कुछ भूल चुके हो, क्योंकि बहुत सारे फेस्टिवल्स आ गए। अभी रक्षाबंधन आ गए, अभी देखो जन्माष्टमी आज आ गया, तो सारे लोग तो अभी अच्छे से सब मना रहे होंगे ना, क्योंकि घर में फैमिली में कोरोना है, सारे लोग इकट्ठे हैं, साथ में एक साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली कोई भी फेस्टिवल अब फेस्टिवल की तरह लग रहा होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। बट सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर यही है कोरोना के वक्त कि जितने भी लड़के होंगे रक्षाबंधन में बहुत खुश होंगे। कोई भी लड़की आ रही है तो कह रहे हैं कि सैनिटाइज मत, दूर रहो, डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट। तो आप लोग बच गए होगे, जिनको डाउट होगा कि वो लड़की राखी न बांधे हमको, तो आप सब बच चुके हो। वैसे 12th में काफ़ी कमी हो, पर जो भी नॉर्मल लोग देख रहे हैं उनके लिए, जो भी बच गए वो अपने आप मेरे को उधर से थैंक यू बोल दो, मेरे को फील हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर लास्ट हमारा टॉपिक था, जिसमें हम इस फॉर्मूले तक आ गए थे। P0 को टोटल प्रेशर से माइनस करके अपॉन प्योर लेके इक्वल्स टू हमारा था N2 अपॉन N1, जो कि ये वाली चीज़ थी N2 अपॉन N1 प्लस N2, जिसमें कि जब ये चीज़ आया था तो हमने देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का देखना है तो N2 हमारा इतना छोटा है, N1 इतना बड़ा है कि उसके सामने N2 को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को नेगलेक्ट करने के बाद ये चीज़ आ गया था, ठीक है। तो इस फॉर्मूले तक हम पहुँचे थे। और इसको अगर मोलिकुलर मास नंबर ऑफ मोल है, ये नंबर ऑफ मोल 2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसका है, सॉल्यूट का है, तो इसको हम लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, ठीक है, W2 अपॉन M2। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, W1 अपॉन M1, ठीक है। तो अगर इसको फॉर्मूले में अच्छे से चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा इक्वल्स टू W2 अपॉन ये M1 ऊपर चला जाएगा अपॉन W1 इंटू M2, ठीक है। तो ये हम लोग रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में पढ़े थे। अब इसके ऊपर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया है वो आते हैं। देखो ये सारे टर्म्स जो होते हैं ना, इसके साथ मेंशन किए गए हैं, कोई नॉर्मल है तो इनको याद करने बहुत प्रॉब्लम होती है, पर एक क्वेश्चन करोगे तो समझ जाओगे। देखो मैं अभी एग्जांपल आपको कराने जा रहा हूँ 2.6, ठीक है। एग्जांपल जो मैं आपको भी कराने जा रहा हूँ वो है 2.6। अब अगर इसमें देखें एग्जांपल 2.6 में, तो सबसे पहले दिया द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। तो अब प्योर बेंजीन बोल दिया, प्योर यानी प्योर फॉर्म ये था, तो हमारा P0 कितना दिया है बेंजीन का, अगर इसको B से डिनोट कर देते हैं तो 0.850, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन एट अ सर्टेन टेम्परेचर इज 0.850। नेक्स्ट, अ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन वोलेटाइल मतलब वो वेपर में नहीं जाएगा, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब वो टूटेगा भी नहीं, लाइक ऐसे नहीं कि NaCl की तरह जो आयन के फॉर्म में टूट जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड, कोई सॉलिड है वेइंग 0.5 ग्राम। तो देखो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, तो जो ये पार्टिकल्स की बात कर रहा है जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन वोलेटाइल है, सॉलिड है, वो हमारा सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूट का वेट कितना दिया है 0.5 ग्राम, ओके। सॉल्यूट का वेट दे दिया 0.5 ग्राम। उसके बाद व्हेन एडेड टू 39 ग्राम ऑफ बेंजीन, तो हमारा मैंने आपको पहले बताया जैसे वाटर सॉल्वेंट वैसे बेंजीन भी सॉल्वेंट होता है, ठीक है। तो 39 ग्राम ऑफ बेंजीन में उसको हम ऐड कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल जब हम दूसरे में जाएंगे तो बेंजीन 39 ग्राम नहीं, यानी कि W1 होगा, क्योंकि W1 यहाँ पे क्या है, N1 सॉल्वेंट है, तो 39 ग्राम हो गया। अभी आपको मैं एक चीज़ और भी दिखाता हूँ जिससे आपको पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद अ मोलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन होता है, आप सब 12th में आ गए हो, इतने समझदार हो, फिर भी कर देता हूँ, C6H6 12 6 72
प्लस 6 78। मेरे पास एनसीईआरटी है। आप में से कोई अगर ये सोचेगा ना, क्योंकि लड़के बड़े स्मार्ट होते हैं आजकल, अगर आप ये सोचोगे ना कि मुझे 78 नहीं पता, तो मेरे पास एनसीईआरटी है जिसमें 78 ग्राम लिखा है। बट आपके कन्वीनियंस के लिए और आपको एक बार याद दिलाने के लिए बेंजीन क्या होता है, गैप है ना, इसलिए। तो 78 ग्राम हमको बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास पता है, ठीक है। अब सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर मास हमें नहीं पता, सॉरी, जो सॉल्यूट हमने डाला है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल, उसका हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं पता, यानी हमें M2 नहीं पता, ठीक है। अब आप देखो ये सारी चीजें, अभी हमारे पास दो डेटा गिवन नहीं है, एक हमें M2 नहीं पता, उसके अलावा हमें P1 नहीं पता। पर उसके आगे देखो क्या दिया, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन देन इज वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। जब प्योर बेंजीन की बात थी तो ये आ गया P1 नॉट, ठीक है। अब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी ये P1 हमें कितना दिया हुआ है, 0.845 बार, ठीक है, आई थिंक से लिखा है, हाँ। तो पूछा व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉलिड सब्सटेंस, यानी कि M1 हमें गिवन है, M2, यही चीज हमें फाइंड करना है इस क्वेश्चन से। अभी देखो इस क्वेश्चन में, जैसे कि हम लोग फॉर्मूले में यहाँ पे N1 N2 में हमने बोला ना कि N2 अपॉन N1 प्लस N2 था, बट हमने क्या किया, N1 हमारा इतना बड़ा है कि हमने N2 को नेग्लेक्ट कर दिया, तभी नहीं यहाँ पे N1 आया। अब देखो N1 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होता है, W1, तो देखो वेट W1 बेंजीन का कितना है, बेंजीन का वेट है 39 ग्राम, उसी के ठीक सामने सॉल्यूट का वेट कितना है, 0.5 ग्राम। तो आप समझ रहे हो, देखो 39 ग्राम में आप 0.5 ग्राम ऐड करो चाहे ना करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अभी भी बहुत समझदार लोग कई सारे होंगे जो कह रहे होंगे कि 39 में 0.5 का फर्क पड़ता, पर सोचो आप 0.5 अपॉन 39.5 करो या 39 करो, इतनी छोटी वैल्यू को तुम डिवाइड करोगे इतने बड़े से, इसको अगर मॉलिक्यूलर मास में हम चेंज करें तो इसको देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, 0.5 अपॉन 0.5 प्लस 39। अभी सोचो इन दोनों को डिवाइड करना है, इसमें 39.5 हो या फिर 39 हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही बात मैं आपको कह रहा हूँ। तो जितने भी नालायक लोग हैं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कुछ भी नहीं करना चाहते, वो सिर्फ मेरे सहारे, मैं उनको बता दूं ये क्वेश्चन मैं कर नहीं रहा हूँ, ये क्वेश्चन में आपको मैंने बता दिया, ये देखो सारे चीज गिवन है ऑलरेडी, आपको सिर्फ M2 निकालना है। तो आपको लगता है कि मैं आपके सामने पूरा मैथ्स का कैलकुलेशन करूंगा, कुछ काम तो तुम लोग भी कर लो, तो ये काम तुम लोग कर लेना, ठीक है। और प्लीज इसको कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो इसका। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जिसने भी अगर लिखा, अगर वो कोचिंग का हुआ, मैं पक्का उसको फोन करके बोलूंगा कि सॉल्यूशन भेजो। अगर एनसीईआरटी से छापा और मेरे को आंसर भेजा या कमेंट में लिखा तो पक्का है कि मैं कॉल करूंगा, याद रखना। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आई होप रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आपको हल्का से याद आ गया होगा। हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह की थी, जिसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, ऑस्मोटिक प्रेशर था, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ एक कवर किए थे, वो था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसका यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन भी हो गया ताकि आपको थोड़ा याद आ जाए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हमें देखना है। अब सबसे अच्छी चीज जो होती है, जो काफी लोगों को हिट करती है, यही होती है कि आप जैसे ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एनसीईआरटी में पढ़ोगे, वो एनसीईआरटी आपकी बेइज्जती कर देगा, ठीक है। अभी कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो एनसीईआरटी लिखेगा, वी हैव लर्नड इन यूनिट 5 क्लास 11th। आपको ये भी नहीं याद होगा कि क्लास 11th में यूनिट 5 था क्या, ओके। और ये बोल रहा है कि आप पढ़ चुके हैं, समझ रहे हो आप, तो ये आपकी बेइज्जती है। चलो फिर भी अभी देखो ये क्या बोल रहा है, वी हैव लर्नड इन यूनिट 5 क्लास 11th दैट द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड increases with increase in temperature. Vapor pressure of the liquid increases with increase in temperature, ठीक है। It boils at a temperature। अब देखो सिंपल सी बात, कोई भी चीज बॉयल होती है कब होती है, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाती हैं चीजें, ठीक है। अब वही चीजें लिखा है, इट बॉयल्स एट द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वाटर 100 डिग्री पे जो बॉयल होता है वो क्यों होता है, क्योंकि उस टाइम पे वाटर का जो प्रेशर होता है, वेपर प्रेशर,
वो हो जाता है 1.013 बार, जितना हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो 100 डिग्री पे वाटर क्या होता है, इवापोरेट होना शुरू करता है। तो इस चीज़ को बता रहा। और ये बोल रहे वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, तो आप बहुत सिंपल से सोच सकते हो PV = nRT से, ठीक है। वाइल इंक्रीजिंग टेम्परेचर, प्रेशर भी आपका बढ़ेगा। इतनी सी ही बात है। अभी देखो ये बोल रहे हैं कि अब देखो इट बॉयल्स एट अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो मैंने बता दिया। और एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा एग्जांपल में भी वाटर ही दिया है, सिंपल चीज़ें रख दिया है, वाह, ठीक है। तो अब उसके आगे देखो फिर लिखा है वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन। अब यार देखो पिछली बार जो पढ़े पिछले वीडियो में वो तो याद ही होगा, उस पर चलते हैं। वी हैव ऑल्सो लर्न इन द लास्ट सेक्शन दैट वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट डिक्रीजेस इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये भी हम पढ़ाए थे, आप पुरानी वीडियो ऑब्वियसली देखे होगे, नहीं भी देखोगे तो मैं एज्यूम करूंगा कि आप देखे हो, तो मैं बताऊंगा ही नहीं। इसलिए जो भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है अगर उसको हम सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वेपर प्रेशर घट जाता है, क्योंकि नॉन वोलेटाइल रहेगा तो वो वेपर प्रेशर में इन्वॉल्व नहीं होगा, वो रखेगा चीज़ों को। आप वाटर के अंदर मिट्टी डाल के देख लेना, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर लो ज़िंदगी में, हो गया। तो वेपर प्रेशर मस्ट इंक्रीज। अब ये चीज़ यही बोल रहे हैं कि अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम किसी भी डाल देते हैं सॉल्यूशन में तो उसका प्रेशर बढ़ जाता है, यानी उसका बॉइलिंग टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये सबको पता है कि देखो वाटर इस तरह 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, सबको पता है, ठीक है। उसमें आप 3 चम्मच पानी डाल दो तो आपको लगता है कि 3 चम्मच पानी नहीं, उसमें आप शुगर डाल दो, ठीक है, 3 स्पून ऑफ शुगर डाल दो। तो आप जैसे ही उसमें शुगर डालोगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट, भले ही आपने सॉल्यूट डाला जो मिक्स होगा वाटर में, ये तो नॉन वोलेटाइल भी, अरे ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह भी नहीं, ये अच्छे से मिल जाएगा, फिर भी वाटर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि सॉल्यूट जाते ही क्या करेगा, कुछ बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, तो बढ़ जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है इन ऑर्डर टू मेक द सॉल्यूशन बॉयल इट्स वेपर प्रेशर मस्ट बी इंक्रीज्ड बाय रेजिंग द टेम्परेचर अबव द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब देखो इन्होंने जो एक चीज़ समझाया वो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखो सबसे पहला काम आप लोग ये करो, एनसीईआरटी पढ़ा करो और डरा नहीं करो। एनसीईआरटी बस एकदम डराता ही और कुछ नहीं करता। देखो ग्राफ जो ये दिए टेम्परेचर है जो केल्विन में है, ठीक है, उसके बाद इस जगह पे है वेपर प्रेशर, ठीक है, टेम्परेचर केल्विन में, वेपर प्रेशर है, इस जगह को इन्होंने 1 atm ले लिया। चलो भाई, अब इन्होंने 2 ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे 2-3 कलर का मार्कर होने के बहुत फायदे हैं। ये देखो, तो इन्होंने 2 बनाया, 1 atm प्रेशर यहाँ पे है, एक तो मेरा कैलकुलेशन, ठीक है, 1 atm में यहाँ पे प्रेशर है। अब इसके करस्पॉन्डिंग देखो ये 2 ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ हमने बनाया बॉइलिंग पॉइंट का, ये टेम्परेचर पे गिर रहा है, यानी इस जगह पे टेम्परेचर 2 होंगे। अब इसको इन्होंने बोला है ये सॉल्वेंट है और ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब अगर इसको हम देखें तो सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा TB, मान लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है ना, ये प्योर का है तो ये TB0, ठीक है। अब इनके बीच में जो ये गैप आया है, ये डिफरेंस आया है, इसी को हम बोलते हैं डेल्टा TB, विच इज़ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको देखें, अगर समझे तो जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए बस। देखिए सॉल्वेंट का 1 atm पे टेम्परेचर कम पे ही ये बॉयल होने लगा है, ठीक है, और सॉल्यूशन का ज़्यादा। तो यही बात तो बोल रहे हैं कि अगर आप सॉल्यूट को कभी भी सॉल्वेंट में ऐड करते हो तो हमेशा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल हज़ारों हैं, वाटर के अंदर आप कुछ भी डालते हो, आप उसके अंदर शुगर डाल देते हो, सॉल्ट डाल देते हो, तो टेम्परेचर हमेशा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आपको और भी एकदम अभी भी ये पच नहीं रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि देखो एग भी बॉयल करते हैं, उसको ज़्यादा टेम्परेचर मिलता है तो अच्छा होता है, तो उसमें भी लोग नमक डाल देते हैं दुकान वाले वाटर में। क्यों? क्योंकि उस इलेक्ट्रोलाइट के कारण, सॉल्ट के कारण वाटर का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वाटर अब 100 डिग्री से ज़्यादा पे हीट होगा, बॉयल होगा, तो उससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो अब देखो इसी चीज़ को दिखाया है कि वेपर प्रेशर है 1 atm पे, सॉल्वेंट पहले आएगा, यानी सॉल्वेंट का टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। और सॉल्वेंट क्या अपना प्योर फॉर्म में होगा, क्योंकि उसमें 2 चीज़ नहीं, एक ही चीज़ है,
इसलिए यहाँ पे ये नोट लग गया, ठीक है। तो सॉल्वेंट हो गया। अब सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी आ गया। अब इनके बीच के जो डिफरेंस आया उसको हम बोलते हैं डेल्टा टीबी, और यही हमारा जो डेल्टा टीबी ये क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब डेल्टा टीबी को अगर हम लिखें तो डेल्टा टीबी हमारा क्या होगा, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, टीबी है। तो इस चीज को पॉजिटिव करने के लिए ऑब्वियसली हम टीबी में से टीबी नॉट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये चीज आया। अब देखो, अब एक लैंग्वेज पढ़ते हैं एनसीईआरटी का, फिर बताते हैं। देखो एनसीईआरटी का लैंग्वेज है, एक्सपेरिमेंट हैव शोन दैट द डाइल्यूट सॉल्यूशन द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। कितना बड़ा लाइन है, ये कहना चाह रहे हैं कि जो टेम्परेचर में रेज आया है वो सीधा का सीधा डिपेंड करता है जो हम सॉल्यूट डालें। ये कॉमन सेंस सबका बता रहा होगा कि यही बात तो है। ऑब्वियसली तुम शुगर डालो, शुगर पे ही तो डिपेंड करेगा टेम्परेचर में क्या चेंज आया है। ऐसा थोड़ी कि पानी में चेंज कर दिया, पानी ऐसे बॉयल हो रहा तो उसमें 1 चम्मच और पानी डाल दिए और फिर टेम्परेचर में चेंज आ जाएगा, कुछ नहीं होगा। बट जैसे ही शुगर डाले टेम्परेचर में चेंज आया, तो वो किसकी वजह से आया, शुगर की वजह से आया। यही चीज़ ये कह रहे हैं कि बाई एक्सपेरिमेंट, तो एक्सपेरिमेंट में चीनी पानी भी आता है, ठीक है। तो बाई एक्सपेरिमेंट हमें ये पता चला कि डेल्टा टीबी जो है वो सीधा का सीधा सॉल्यूट के मोलैलिटी पे डिपेंड कर रहा है, यानी जो सॉल्यूट हम डाले हैं उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज़ हमने आपको जो बताया यही चीज़ का। अब मोलैलिटी से ही तो हम सॉल्यूट के बारे में जान पाते हैं अच्छे से, क्योंकि मोलैलिटी में तो सॉल्यूशन आ जाएगा, जैसे ही आर आएगा तो सॉल्यूशन आ जाएगा। क्यों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बट यहाँ पे क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। तो ये आ गया आपका डेल्टा टीबी एम के बराबर। अब प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या आएगा, केबी इंटू एम। ये आपका हुआ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले से बड़ी अजीब अजीब चीज़ें हैं, चलिए जानते हैं। केबी का नाम बहुत गंदा गंदा है बट पढ़ना पड़ेगा। एक तो बहुत प्यारा है, देखो, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, आई गेस, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, एक नाम तो सबको पच जाएगा। दूसरा है और मोलल क्योंकि मोलैलिटी का यूज़ कर रहे हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। और इसी को एक टर्म बोलते हैं जो आप लोग पढ़ना, ठीक है। ओके, इबुलियोस्कोपिक। तो 3 चीज बोलते हैं केबी को, एक बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसी को बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक। तो ये रहा आपका डेल्टा टीबी कि हमने जो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे आया। इसको मैं इतना स्लोली इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि फ्रीजिंग आपका होमवर्क आने वाला, आपको पता नहीं है। तो डेल्टा टीबी बहुत अच्छे से समझिए, फिर से देख लीजिए पीछे करके, बट समझिए, क्योंकि डेल्टा टीएफ में बोलूँगा जैसे बॉइलिंग में एलिवेशन हुआ वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, खत्म कर दूंगा, सीधे बोला ना आज खत्म कर दूंगा। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम हो गया, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट हो गया। अब इस जगह से हम देखें तो बहुत जमानों पहले से, मतलब 11 से ही देखें तो 11 से ही सबको पता है कि मोलैलिटी क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, हमेशा 2 से, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, ये क्या आ जाएगा अपना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यानी कि W1 केजी में करने के लिए 1000 से डिवाइड, ये हमारा हुआ मोलैलिटी, ठीक है। आई होप मेरे बच्चों को सबको समझ में आ रहा होगा। तो मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी W2 अपॉन M2 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, W1 अपॉन 1000। अब जब ये चीज आ गया, इस M को हम यहां रख देते हैं, तो M को वहां रखते ही बहुत अच्छा सा फॉर्मूला आएगा जो हम सीधे लिखेंगे क्योंकि हम ज़्यादा तेज बच्चे हैं। तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू 1000, केबी इंटू 1000
ओके, ऑब्वियसली आपको बीच में हल्का सा शोर आ गया होगा, तो ऐसे आइसोलेट सिस्टम नहीं है हम, ठीक है, तो फैमिली वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो 1 मिनट के पॉज के बाद फिर से स्टार्ट हो गया, आपको पता भी नहीं चला होगा, बट हाँ शोर अब नहीं होगा। तो इस फॉर्मूले को हम जब m को पुट करेंगे डेल्टा टी बी के साथ, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। एम यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो इतना कैलकुलेशन आना चाहिए, W2 1000 ऊपर अपॉन M2 इंटू W1, ये आया हमारा डेल्टा टी बी। तो यहां से हमारा आया डेल्टा टी बी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं, ओके। तो डेल्टा टी बी हमारा कितना आया, के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन M2 इंटू W1। अब देखो जितने भी चीज, ये सारे मेथड्स हैं कोलिगेटिव में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सब मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट का जो भी ऐड होता है उसका निकालने के लिए है, ठीक है। तो अभी ये जो हमारा फॉर्मूला है, यहाँ से अगर हमको सॉल्यूट का निकालना हो मॉलिक्यूलर मास, तो M2 इधर कर देंगे, तो M2 कितना आ जाएगा, के बी इंटू 1000 इंटू W2 अपॉन डेल्टा टी बी इंटू W1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा मॉलिक्यूलर मास निकालने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये हमारा डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको जो भी क्वेश्चन इसमें मिलेगा वो मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड मिलेगा। तो मॉलिक्यूलर मास हम सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से निकालेंगे अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डेटा गिवन हो। और सारे थ्योरीज जितने भी अभी हम पढ़ाएंगे सब पे क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया, एक आपको एग्जाम्पल दिया हुआ, तो सारे एग्जाम्पल कीजिए। और अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसके लिए बड़ा अच्छा बता रहे हैं कि आप कमेंट सेक्शन में बस ये लिखिए कि एग्जाम्पल 2.7 जैसे ये है, तो मैं आपको उस पर डिस्कस कर लूँगा आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम है, ओके। तो ये आपका आ गया डेल्टा टी बी, ठीक है। तो अब इन ऑर्डर टू डिटरमाइन M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, नॉन मास सॉल्यूट, सब कुछ। अब इसको निकालने के लिए जाहिर सी बात है कि अगर हमें M2 निकालना है तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए ना, ये सारी चीज़ें, इसी चीज़ के बारे में वो लिखा है, ठीक है। तो देखो ये जैसे हम सारा चीज किए हैं, सारा ये पढ़े हैं, एकदम सेम एलिवेशन की जगह डिप्रेशन रख लो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे एलिवेशन हुआ है वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट था, सेम। अब डेल्टा टी बी क्या हुआ था, बढ़ गया था। अगर हम कुछ सॉल्यूट डालेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट, जैसे आपको ये देखा होगा कि आप 0 डिग्री पे बर्फ जमना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बट आप कभी देखो आइसक्रीम को आपको जमाना हो तो और मुश्किल होता है उसको जमाना, क्योंकि उसमें आपने शुगर डाल दिया, ढेर सारा सॉल्यूट डाल दिए, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट और घट गया, अब वो माइनस में चला जाएगा। तो जैसे एलिवेशन था वैसे ही फ्रीजन, सेम ग्राफ। अब डेल्टा टी एफ आ जाएगा, जो डेल्टा टी बी था वो डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और डेल्टा टी एफ आ जाएगा, फिर ऐसे ही आएगा डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ को क्या बोलेंगे, अभी देखो इसको बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन बोल रहे हैं, के एफ को बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको बोले मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, उसको बोलेंगे क्या, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। और जैसे ये इब्लियोस्कोपिक है उसका नाम होता है, बाप रे ये ऐसे ऐसे नाम रखते क्यों हैं, क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। तो जैसे इब्लियोस्कोपिक इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। अब जब ये सारा तुम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करोगे तो इसको हमने इसलिए नहीं मिटा रहा क्योंकि इसको बाद में यूज़ कर सकें। देखो जैसे ये है एकदम सेम तरीके से M2 हम निकालेंगे फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, जहाँ पे KF हो जाएगा KB की जगह, इंटू 1000 ही रहेगा, इंटू W2 ही रहेगा, अपॉन डेल्टा TF हो जाएगा इंटू W1। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा है, लिखता हूँ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिस पे हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये देखो सेम फॉर्मूला, सेम सब कुछ, बस एक
आपका देखो, और ये भी कॉमन सेंस कल को कभी भूल गए, तुम्हारे जैसे बच्चों का क्या हाल है ना, तुम बोल दोगे डिप्रेशन और इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन कर दोगे बॉइलिंग पॉइंट में, एलिवेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर दोगे, तो उल्टा नहीं कर देना। फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि कोई चीज़ 0, -1 फिर 1 2 ऐसे पे फ्रीज होती है, तो उसमें घटेगा ही, तो डिप्रेशन ही होगा। बॉइलिंग कोई चीज़ बॉयल होती है 80 90 100 जो भी, तो उसमें बढ़ेगा, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ही होगा, उल्टा मत कर देना। तो ये आपका सामने, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला हो गया। अब ये जो हमारा टीबी है, डेल्टा TF KF ये सब, तो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा हुआ है, सोचिए पढ़ा हुआ है, तो वहां से हमने इंथैल्पी पढ़ी हुई है, और इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन पढ़ा हुआ है, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन पढ़ा हुआ है, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो 11th का थर्मोडायनेमिक्स भी एक बार रिवाइज कीजिए। तो इंथैल्पी क्या होता था, NCV डेल्टा T होता था। अब NCV डेल्टा CV को हम R में रखते थे, और डेल्टा T हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहां से आपको अगर KB और KF निकालना हो तो एक फॉर्मूला लिखते हैं, उसी से समझ जाओ दूसरा फॉर्मूला भी होगा। तो KF इज इक्वल टू क्या है, KF इज इक्वल टू है, एक सेकेंड कुछ अच्छी जगह देखते हैं, अभी टॉपिक ही खत्म हो गया तो इसको मिटा देते हैं, ठीक है। तो KF इज इक्वल टू आ जाएगा R इंटू M इंटू TF का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा फ्यूजन ऑफ H, ठीक है। तो देखो ये फॉर्मूला आपका आ जाएगा। अब इस जगह से आप देखोगे तो क्या किया है हमने, देखो KF यानी फ्रीजिंग वाले इस पे आते हैं, तो देखो डेल्टा TF 2 बार आ गया, इसलिए डेल्टा TF स्क्वायर हो गया है, M रह गया है, उसके बाद M1, ये इसको M1 लिखो ताकि आप लोग M2 ना समझ लो, ठीक है। ये सॉल्वेंट का ही मॉलिक्यूलर मास है। अब उसके बाद ये सारे चीज को हमने डेल्टा TF फ्यूजन से चेंज कर दिया फॉर्मूले से, ठीक है। इसमें देखो R भी आ गया, गैस कांस्टेंट, R आपको पता ही है गैस कांस्टेंट, वो कहाँ से आया, क्योंकि जो CV होता है हम लोग डायटोमिक गैस, ट्राइटोमिक गैस सबके लिए पढ़े। थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा पेज पलटिएगा, 11th में आप हैं नहीं, आप 12th में, तो थोड़ा आपके लिए भी होना चाहिए, ठीक है। तो अब इस चीज के ऊपर भी ऑलरेडी क्वेश्चन है, ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन लगाइएगा। जैसे आपका उसमें था, फ्रीजिंग में था, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, वैसे ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे भी है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग लगाइए, और ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, समझ लीजिए, समझा तो चुके ही हैं, तो अब जो अच्छा लगे वो कीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। आइए, इसके बाद जो हमारा लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमें पढ़ना है वो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमें ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एनसीईआरटी में बड़ा अच्छा खासा दिया है, एक बार रीडिंग मान लीजिएगा, बट हम आपको बड़ा अच्छे तरीके से बताते हैं कि ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। आपको जब भी कभी फ्यूचर में आपको भूल रहे हो आप कि लाइक हाँ क्या है, तो आप हमेशा याद रखो कि आप आरओ का पानी पीते हो, ठीक है, और आरओ होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो अगर आप पानी का मैकेनिज्म आप समझ गए कि आरओ का पानी क्या होता है, तो ऑब्वियसली आप ऑस्मोसिस भी समझ जाओगे ना। देखो ऑस्मोसिस में जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें आता है कि फ्लो कहाँ से कहाँ होता है, लाइक सॉल्वेंट और सॉल्यूशन, इन दो में ही घूमते हैं हम, इन दो में हम घूमते हैं एक मेम्ब्रेन के कारण जिसको बोलते हैं एसपीएम, जिसको हम बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एसपीएम हम उसको बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो भी ऐसा मेम्ब्रेन होता है ये हमेशा लगा होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस पहले समझाता हूँ आपको क्या होता है। देखो रिवर्स ऑस्मोसिस आगे है बट अभी समझा देता हूँ ना। रिवर्स ऑस्मोसिस में ये है कि सोचो पानी आपका कैसा रहा, गंदा, गंदा आने का क्या मतलब है, वाटर आ रहा है जिसके साथ ढेर सारे सॉल्यूट पार्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत सारी गंदगी आ रही है, यानी क्या आ रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट वाटर दोनों, यानी सॉल्यूशन आ रहा है। उसको आपका फिल्टर क्या कर रहा है, आरओ के थ्रू आपको सिर्फ पानी दे रहा है, जो सॉल्यूट में गंदगी थी उसको फिल्टर आउट कर दिया, यानी क्या किया, सॉल्यूट को बाहर कर दिया, सॉल्वेंट दे दिया, यानी सॉल्यूशन से जब सॉल्यूट में
सॉल्यूशन से जब आप सॉल्वेंट में आ रहे हो, सॉल्यूशन से जब आप सॉल्वेंट में जा रहे हो, इसको हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, खुद से देखो, सॉल्यूशन यानी कि जो पानी में ढेर सारी गंदगी है सॉल्यूट की तरह, उससे जब आप सॉल्वेंट पे जा रहे हो यानी कि आप प्योर वाटर पे जाने लगे, तो हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा ठीक इधर से इधर, यानी कि जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाओगे, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाओगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए इन्होंने बहुत अच्छा, एनसीईआरटी ने एक डायग्राम बनाया हुआ है, वो डायग्राम मैं आपको बना के बता दूंगा तो आप समझ जाओगे। देखो बहुत सिंपल, सारी केमिस्ट्री के डायग्राम ऐसे ही होते हैं। एक कंटेनर जिसमें बीच में ऐसे जाएगा, दूसरा कंटेनर, दो कंटेनर हम ऐसे कर देंगे, फिर एक कंटेनर को ऐसे लाके या ऐसे एक मेम्ब्रेन के थ्रू ले जाएंगे और ऐसे कर देंगे, दोनों पे ऐसे पिस्टन लगा देंगे। ठीक है, अब जब पिस्टन लगा दिए तो ऑब्वियस ये बात है कि दोनों में सॉल्यूशन तो होगा ही। ठीक है, उसके अलावा बीच में एक हम क्या करेंगे, ये हमारा है, हम पूरा क्यों लिख रहे हैं, ये हमारा एसपीएम। जो भी लोग एसपीएम देख रहे हैं, जो भी लोग ये एसपीएम नहीं समझ पा रहे ये एसपीएम क्या है, आप वीडियो भगा के देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो लगातार देखिए, आपको पता चल जाएगा एसपीएम क्या है। एसपीएम मैंने लिखा हुआ है पहले, तो एसपीएम आपको पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो यहाँ मेम्ब्रेन लगा, ये दो चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा PATM। ठीक है, अब जितने लोग एसपीएम अच्छे से देख चुके हैं एक बार और, तो इसका मतलब मिटा देते हैं। यहाँ पर भी होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट इस जगह पे हमारा है सॉल्यूशन, इस जगह पे हमारा है सॉल्वेंट। अब आपको समझने में हो रही है डाउट, तो हम करेंगे दूसरे मार्कर का इस्तेमाल। ठीक है, अभी देखो दो तरह का आया, यहां पे हमारा सॉल्यूशन और एक मेम्ब्रेन। अब जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, इसके बारे में शायद मैंने भी बताया नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन मतलब है कि ये कुछ चीज़ों को पास कर देगा जाने के लिए, कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर देगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, आटा जो होता है करते हैं छन्नी से, ये चाय ले लो आप, चाय आपकी चाय छन्नी हो गई। ठीक है, आप उसमें चाय गिराते हो, तो आप ऐसी चाय छन्नी तो लाओगे नहीं जिसके ऊपर चायपत्ती भी आर पार होती रहे, तो फिर आप छान क्या रहे हो, कुछ भी तो छन नहीं रहा। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ये कि वो कुछ चीज़ों को अलाउ कर दे, कुछ चीज़ों को ब्लॉक कर दे। तो चाय छन्नी हमारी क्या करती है, सॉल्वेंट यानी कि चाय को पास कर देती है कि जाओ, बट सॉल्यूट जो चायपत्ती है दाने के फॉर्म में, उसको रोक देती है, अदरक को रोक देती है, फ्रंट में बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी ऐसा था। अब ये मेम्ब्रेन बनाने का क्या मतलब है कि सॉल्वेंट पार्टिकल को जाने देगा कि जाओ जाओ जाओ, बट सॉल्यूट को रोक देगा। तो यहाँ पे जो हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन पे हमारा सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, जिसमें से ये मेम्ब्रेन सॉल्वेंट को अलाउ कर देगा इधर जाने के लिए, पर सॉल्यूट को नहीं। ठीक है, अब जब ये है, अब देखो इस डायग्राम को बता दिया, इस डायग्राम को समझा दिया। अब जो मेन चीज़ हम बताने जा रहे हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। अब सुनो एनसीईआरटी का टर्म ताकि समझ सको। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर, एक्सेस यानी ज़्यादा प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस। दैट इज, ऑस्मोटिक प्रेशर वो होता है जो प्रेशर हम लगाते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे, प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं ऑस्मोसिस को। अब देखो सॉल्यूशन कभी भी फ्लो करता है लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। ये टर्म काफ़ी टेक्निकल, आपको नहीं समझ में आया होगा। तो जो भी पानी वाला सॉल्यूशन है वो हमेशा ढीली ढाली जगह से खतरनाक जगह पे जाता है। लाइक क्या एग्जांपल दे अच्छा सा, हाँ, वाटर के दो सॉल्यूशन ले लो, एक में चीनी बहुत ज़्यादा मिलाए हुए, एक में कम मिलाए हुए, तो जब दोनों करोगे, अरे खुद सोचो ना, जो लो कंसंट्रेशन है वो मूवमेंट बहुत ज़्यादा करेगा, वो बहुत फ्री होगा क्योंकि सॉलिड पार्टिकल्स उसको घेरे नहीं हुए हैं। बट जो हाई कॉन्सेंट्रेटेड लाइक जेली, अब सोचो जेली रखे हो और पानी रखे हो, तो तुम क्या सोचते हो, जेली पानी में मिलेगा, पानी जेली में मिलेगा? समझ रहे हो? यही है लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन। तो जो पानी है वो फटाफट फटाफट जेली में घुस जाएगा ना,
उसी चीज को कह रहे हैं कि ये सॉल्यूशन जो है इसमें अपना सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो इस जगह से ये यहां बहुत तेजी से आएगा जितने भी सॉल्वेंट है, क्योंकि यहां पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, ठीक है। तो वो तुरंत लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ भागेंगे कि भागो भागो भागो, उधर ज्यादा आराम है, तो ये इधर जाने लगेंगे। तो इस चीज को रोकने के लिए हम जो प्रेशर लगाते हैं पाई के फॉर्म में हम डिनोट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब कि ढेर सारा सॉल्वेंट क्या हो रहा है, जा रहा है जा रहा है जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है, सॉल्यूशन में जा रहा है। तो हम जब रोकना चाहेंगे उसको, तो अब सोचो 2 टंकी में पानी है, ऐसे ही 2 टंकी में पानी है और एक टंकी में पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, एक में कम, तो साफ वाला उसमें जा रहा है। तुमको रोकना है तो क्या करो, जो गंदा वाला उसमें प्रेशर बढ़ा दो, एक तरफ से दबाने लगो, तो इधर से क्या करेगा, जो उधर से पानी आ रहा था उसको रोकने लगेगा ना ये चीज़। अभी भी नहीं समझोगे। ऐसा सोचो कि नॉर्मली कॉमन सेंस सब लगाते हैं, ठीक है, कि किसी टंकी से पानी निकल रहा है, या हाँ आप एक बॉटल लो, इतना बड़ा सा बॉटल लो 2 लीटर कोल्ड ड्रिंक वाला, उसके नीचे छेद कर दो, ठीक है, तो पानी क्या होगा, अगर पानी भरे रहोगे तो वो पानी उसमें से गिरेगा, पर ऊपर से फूंकने लगो तो और तेजी से गिरेगा ना। क्या हुआ, आपने प्रेशर बढ़ाया तो इधर से प्रेशर निकलना। अब क्या हो रहा है कि 2 बांध इस तरह, बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और 2 टंकी बड़ी बड़ी, तो एक टंकी से पानी इस साइड बहुत आ रहा है, यानी सॉल्वेंट सॉल्यूशन में खूब जा रहा है, क्योंकि वो लो कंसंट्रेशन या हाई कंसंट्रेशन है, खूब मूवमेंट हो रहा है। इसको रोकने के लिए हमने इस वाली टंकी में खूब प्रेशर लगा दिया। जब प्रेशर इसमें बढ़ा दिया, यानी पाई इसमें बढ़ा दिया, तो इधर इतना प्रॉब्लम हो गया कि ये इधर आना बंद कर दिया, ये इधर रुक गया। उसी को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये हम समझा दिया, थोड़ा एनसीईआरटी की लाइन समझो। द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज द एक्सेस प्रेशर दैट मस्ट बी अप्लाइड टू द सॉल्यूशन to prevent osmosis, that is to stop the passage of solvent molecules through a semi permeable membrane into the solution। ये जो आ रहे हैं इनको ही रोकने के लिए, ठीक है, यही इलस्ट्रेट आपको किया गया इस एग्जांपल से। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एज इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स and not on their identity. For dilute solution it has been found experimentally। dilute solution के लिए सिंपल सी बात कर रहे हैं कि the osmotic pressure of the proportional is the molarity। जो भी dilute solution है, dilute solution मतलब solute बहुत कम है, उसमें ये पाया गया the osmotic pressure is proportional to the molarity, यानी पाई अपना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलरिटी के, ठीक है। अब सोचो मोलारिटी के चीजें पे बहुत सारे प्रोपोर्शनल, डेल्टा टीवी भी सब थे, बट यहाँ पे क्या मोलारिटी, ये सॉल्यूशन पे डिपेंड कर रहा है। वो सब किस पे थे, सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहे थे, ये सॉल्वेंट पे बेसिकली डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू CRT, सी क्या है हमारा कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये फॉर्मूला है पाई का। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N/V/CRT, N/V नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अब नंबर ऑफ मोल किसका होगा, सेकंड वाले का, यानी कि सॉल्यूट का। कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियसली कम है ना, बोले ना फॉर अबाउट डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो ये हमारा पाई आ गया, ठीक है। अब V क्या है हमारा, जो उसमें V है, V इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर कंटेनिंग N2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, N2 नंबर ऑफ मोल्स है। अब इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 अपॉन VRT। N2 हमारा क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो मोलर मास क्या हो गया M2। अब इसी को जब हम नंबर ऑफ मोल्स को फॉर्मूला में चेंज करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो यहां से भी हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं, क्योंकि N2 हमारा क्या होगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। अब इसको अगर हम चेंज करेंगे तो W2RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास M2 हो गया, ठीक है। अब देखो मॉलिक्यूलर मास वॉल्यूम, ये सारी चीज़ से हम डेंसिटी पे जा सकते हैं ना, बट यहाँ पे देखो हमारा पाई है, ठीक है, हो गया। तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा, इसको घुमा देते हैं। M2 इज इक्वल टू W2RT अपॉन V इंटू पाई। तो ये हमारा एक और मेथड है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सब मॉलिक्यूलर मास का था, तो ये एक हमारा और मेथड है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए। देखो M2 इससे भी निकल जाएगा, बस इसमें अंतर ये है
कि बाकियों में आपको सॉल्यूट की जरूरत थी, बट इस केस में हमें किसकी जरूरत है? सॉल्वेंट की जरूरत है। अगर सॉल्वेंट का हमें पता है, सब कुछ पता है, तो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर ये है। अब जो ऑस्मोटिक से थोड़ा थोड़ा सा जो सॉल्यूशन आप जानते हो वही, टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, अगर दो सॉल्यूशन है और दोनों के सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मतलब द सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब व्हेन सच सॉल्यूशन, अगर ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो हैं आर सेपरेटेड बाय सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अगर एसपीएम में उसको डालें, नो ऑस्मोटिक अकर बिटवीन देम। सोचो, आप ही सोचो, दो अलग अलग सॉल्यूशन थे, वो पास कर रहे थे, एक दूसरे में घुस रहे थे, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो इधर से हमने क्या किया? प्रेशर बढ़ा दिया, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया? ऑब्वियसली जो लगाया तो फ्लो बंद हो गया। बट अगर दोनों का सेम प्रेशर है तो कोई फ्लो होगा नहीं ना, तो ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं है, तो वहां से आप नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी इसका अगर देखना एप्लीकेशन, तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया एनसीईआरटी में, द ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड और सेल इज इक्विवेलेंट टू द 0.9% ऑफ द सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। आप लोग में से कुछ लकी लोग होंगे जिनको हॉस्पिटल जाने का मौका मिला होगा, ऐसे जाने का नहीं, बेड पे जाने का मौका, ऐसे सब लगा के। तो जो भी लकी लोग हैं उन्होंने देखा उनको सलाइन सोल्यूशन लगाया जाता है। ठीक है, सलाइन सोल्यूशन मतलब सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन चढ़ाया जाता है। लोग कहते हैं ना ग्लूकोज पानी सब चढ़ रहा है, तो वही सोल्यूशन होता है जिसमें 0.9% आपको दिखेगा कि 0.9% मास बाई वॉल्यूम सलाइन सॉल्यूशन हम यूज़ करते हैं। वो क्यों करते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से ही यूज़ करते हैं। ठीक है, कि वाटर विल फ्लो आउट ऑफ द सेल दैट विल श्रिंक। अगर प्रेशर उससे ज़्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम होती है, प्रेशर उससे कम होगा तो भी प्रॉब्लम होता है। ठीक है, बट टर्म्स इसमें देखो, अगर प्रेशर ज़्यादा आ गया, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। कम हो गया कॉन्सेंट्रेशन, अगर लेस हो गया तो उसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक। ठीक है, एक है हाइपर, हाइपर मतलब ज़्यादा, समझ आना, हाइपर ज़्यादा, हाइपो कम। ठीक है, क्वेश्चन है एग्जाम्पल, 3 आपको टोटल एग्जाम्पल हो गए, ये 3 एग्जाम्पल कीजिए। इसके ठीक बाद रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन, जो आप आरओ यूज़ करते हो वो है। आरओ इसीलिए हम थोड़ा पहले समझा दिए हैं, आरओ आप समझ जाओ, समझ चुके हो। तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप देखो, पढ़ो, और इस बार वाले चीज़ में मैक्सिमम चीज़ आपको मैं पढ़ने के लिए दे रहा हूँ, सारा चीज़ समझाने के बाद, कि आप एनसीईआरटी लगाओगे तो गवार जैसा फील नहीं करोगे कि मैं क्या हूँ, मैं क्या। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप पढ़ो। वाटर प्यूरिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ये सेम चीज़ बता, अगर आप अभी सीख जाओगे, इसको समझ जाओगे कि गंदगी फ्रेश वाटर, बहुत अच्छा डायग्राम बना है एनसीईआरटी। ठीक है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस आप पढ़ो। अब इस पे क्वेश्चन है ढेर सारे, बट सबसे अच्छा चीज़ देखो, जो एनसीईआरटी से और केमिस्ट्री से सबको प्यार मेरे को खासकर क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस करता है। ठीक है, अब देखो हर जगह मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूलर मास हम निकाल लेते हैं, बट प्रॉब्लम ये आया कि जब मॉलिक्यूलर मास निकाल भी लिए ना तो भी सही नहीं आया। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ की तरह है केमिस्ट्री। अब मॉलिक्यूल अपना शुरू किया ड्रामा, अब ड्रामा देखते हैं। एक्सेप्शंस तो नहीं बोलते इनको, बट इनको बोलते हैं रियलिटी। कोई भी चीज़ प्लान के हिसाब से आज तक हुई है? देखो पूरा पूरा कोरोना आ गया, किसका प्लान था? तो इसी तरह हमारे बेचारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनके में भी भावनाएं हैं, काफ़ी इच्छाएं हैं, तो वो अपनी इच्छा के हिसाब से चीज़ें करते हैं और हम लोग उनको पढ़ते हैं, और हम ये नहीं कहते हैं कि भाई एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, तो अभी हम देखने जा रहे हैं एबनॉर्मल मोलर मासेस। एबनॉर्मल मोलर मासेस में एक बड़ी अच्छी सी चीज़ आ जाती है कि मोलर मासेस में एबनॉर्मलिटी कैसे आएगी, कैसे आएगी। कोई भी चीज़ हम निकाल लें, मॉलिक्यूलर मास कैसा चेंज आ गया। अब देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड क्या होता है? एसिटिक एसिड को बोलते हैं, C2H5OH। ठीक है, C2H5OH बोलो। अरे इथेनोइक एसिड को हमने इथेनॉल लिख दिया, सैड, सॉरी। इथेनोइक एसिड CH3COH। ठीक है, इथेनोइक एसिड। अब सोचो कि अगर ये 2 मॉलिक्यूल हो तो हम क्या बोलेंगे कि 2 इथेनोइक एसिड है। बट अगर ये उधर जाके कुछ ऐसा कांड कर लिए हो, कांड ही बोलूँगा मैं, ठीक है, ये 2 जो पहले मॉलिक्यूल थे ये एक जैसे दिख रहे हो। अब देखो ये हरकतें क्या करते हैं। एनसीईआरटी भाई बहुत जीनियस आदमी है एनसीईआरटी।
देखो, ठीक है, ये हमारा एक इथेनोइक एसिड CH3COOH, दूसरा इथेनोइक एसिड, अब ये दो इथेनोइक एसिड आएंगे एक दूसरे को, ऐसे सोचो मिलियन ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे इथेनोइक एसिड के घूम रहे, तब तक दो इथेनोइक एसिड ऐसे आए और वो एक दूसरे को देख के बोलेंगे ला 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 ला, तो इनको लगेगा कि अपने बीच में तो कुछ हो सकता है, अपने अकेले अकेले क्यों घूम रहे हैं। तो ये दोनों क्या करेंगे, अपने में क्या स्टार्ट कर देंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, तो इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाए, तो ये दो मॉलिक्यूल क्या करेंगे, एक जैसा अपीयर करने लगेंगे, ठीक है, ये डायमराइज हो गए, एक जैसे हो गए, तो मॉलिक्यूलर वेट पे बड़ा असर पड़ गया ना, मॉलिक्यूलर वेट पे इतना असर पड़ गया कि ये दो एक की तरह काउंट होने लगे, ठीक है। तो इस चीज को मोलर मास हमारा इतना चेंज आने लगा कि इस चीज को समझाने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट है वेंट ऑफ, उन्होंने आई दिया, आंख नहीं आई दिया। तुम लोग तो सीधे क्या बताएं, ये आप समझ गए होंगे कि दो इथेनोइक एसिड कैसे आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एब नॉर्मल मोलर मास अब शो होगा। तो देखो वेंटॉफ जी जो हमारे हैं, ऐसे बोलते हैं पर ऐसे आप लोग याद मत कर लेना, वेंटॉफ जी जो हैं इन्होंने अपना आई दिया, आई दिया, आप लोग आंख मान लोगे ना, तो आई इन्होंने जो दिया, आई के 3 फॉर्मूले इन्होंने दिए बहुत अच्छे से, नॉर्मल मोलर मास अपॉन, जब नॉर्मल मोलर मास हो गया तो एब नॉर्मल मोलर मास, ठीक है। उसके बाद जब एब नॉर्मल मोलर मास हो गया तो उसके बाद एक यहां पर 2 प्रॉपर्टी भी आई, ये सारी चीज के साथ डाल दिया, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन कैलकुलेटेड, ठीक है, कैलकुलेटिव कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसी तरह 3 फॉर्मूला इनके साथ दे दिया, तो जितना भी अभी तक हम लोग सारा फॉर्मूला पढ़े हैं सब में इस आई को कर देंगे, ठीक है। जैसे डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KF इंटू एम पढ़े, देखिए डेल्टा टीवी इज इक्वल टू KB इंटू एम पढ़े, तो इसमें हम आई घुसा देंगे, हर जगह हम यही करने वाले हैं, आई KB इंटू एम, ठीक है। तो इस तरह इन्होंने हर फॉर्मूले में आ गई है, यहाँ पे डेल्टा टीवी था, वैसे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू एम था, इसमें भी आई आ जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मलिटी हर जगह शो होगी जहां पर भी सॉल्यूशन होंगे, ठीक है। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, आई KF इंटू एम, तो इस तरीके से हर जगह चेंज आ जाएगा, डेल्टा TB, डेल्टा TF, डेल्टा, जितना भी फॉर्मूला हम लोग सॉल्यूशन में पढ़े हैं हर जगह हम आई इंट्रोड्यूस कर देंगे, आई का यूज करेंगे कब, जब आई गिवन होगा क्वेश्चन में, तब नहीं होगा तो आप सब नॉर्मल मान के चलोगे। और ये इसके फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला और दिया हुआ है, ठीक है। तो हर चीज में आप आई लगा देंगे और बहुत सिंपली से हो जाएगा, और ये हर जगह लगेगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो इस फॉर्मूले में भी लगता है, जो आपका है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू N2 अपॉन N1 है, इसमें भी इस जगह पे आई आ जाएंगे, कि हर जगह पर वेंट ऑफ फैक्टर इनका आई आ जाएगा। तो और ये उस जगह से लेके ऑस्मोटिक प्रेशर तक है, तो आपका सॉल्यूशन चैप्टर खत्म हुआ। अब कोई इंटरेस्टिंग सा चैप्टर हम करने वाले हैं जिसमें बहुत ज़्यादा आप लोगों को मैं होमवर्क दूंगा, थोड़ा सा चीज़ पढ़ा के, थोड़ा सा क्वेश्चन दे के आप लोगों को सारा होमवर्क हो जाएगा कि सारा होमवर्क करो, मेरे को 50 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। इस तरीके से करके मैं अपना काम करके कम करके आप लोग से ज़्यादा कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं ज़्यादा कर रहा हूँ और आप लोग कम कर रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपका खत्म हो गया। सुन लीजिए मैंने क्या क्या पढ़ा है। मैंने आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा दिया, ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ा दिया, रिवर्स ऑस्मोटिक पढ़ा दिया, वेंट ऑफ फैक्टर पढ़ा दिया और चीज़ें बता दी, जिसमें कि आपका होमवर्क एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मैंने पढ़ा दिया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सेम है तो आपको एक बार रीडिंग करना है, ऑस्मोटिक प्रेशर मैंने पढ़ा दिया फिर भी आप उसको एक बार पढ़िए, रिवर्स ऑस्मोसिस सब समझा दिया है, आपको डायग्राम देके पढ़ना है, जिसमें कि आपके टोटल 5 से 6 आपको एक्सरसाइज मिलेंगे सॉल्व्ड प्रॉब्लम, उनको कीजिए, फिर इंटेक्स क्वेश्चन है, तो टोटल 10 से 12 आपका होमवर्क है। सारा क्वेश्चन कहाँ से, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से आपको सारा क्वेश्चन करना है,
और जितना मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो आते ही स्टार्ट किया था उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप कमेंट में लिखिए, आंसर लिखिए, कुछ भी कीजिए, ठीक है, पर पढ़िए। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आप लोगों के लिए अच्छी बात है, जो जो नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करें। और आपका वैसे कुछ लगता तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि सब्सक्राइब करने पे 1000 रुपये लग रहे हैं, तो क्लिक कर दीजिए मन हो तो। अदरवाइज ओके, थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।